अगला पीएम कौन होगा? शाम 5 बजे किसी के नाम का ऐलान होना है, वो कौन हो सकता है आपके हिसाब से? लव कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो हमारे साथ अनिल कर्ण जी भी काठमांडू से बने हुए हैं, साथ ही साथ अंजना कार्की हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल कर्ण, क्या कुछ बालन शाह के पक्ष में चीजें जाती हैं? यंग हैं, बमुश्किल 35 साल के हैं। निश्चित रूप से बालन शाह काफी इनर्जेटिक है, डायनामिक है और जनता से अनुमोदित राजनीतिक पात्र भी हैं और उनका लोकप्रियता अच्छा खासा है। लेकिन नेपाल की राजनीतिक जटिलताओं को समझना पड़ेगा। बालन शाह का पृष्ठभूमि मधेश से जुड़ा हुआ है और मधेश का कोई भी व्यक्ति इस देश का कार्यकारी प्रमुख हो, यह कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो राजनीतिक षड्यंत्र, प्रपंच और छल थाम में उलझ करके बालन शाह का कार्यकारी बनने का जो एक संभावना है वो समाप्त भी हो सकता है। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। दूसरा, अभी का संविधान विफल हो गया यह मानना सड़क पे आंदोलनकारियों का है, लेकिन संविधान तो सक्रिय है और यह संविधान नागरिक सरकार बनने का परिकल्पना नहीं करता है। ठीक है, आपने मधेश का जिक्र किया। अनिल जी, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। आपने मधेश का जिक्र किया, आपने कास्ट और रिलीजन इक्वेशन की बात की। वो थोड़ा और सरल शब्दों में आप समझा सकते हैं जो भारतीय दर्शक आपको देख रहे हैं? बालन शाह जी नेपाल के मधेश से आते हैं। यद्यपि उनका जन्म काठमांडू में हुआ, काठमांडू में ही पले बढ़े और काठमांडू का जो राष्ट्रीय चेतना रहा, खास करके काठमांडू का जो शासकों का जो संस्कृति रहा, मनोदशा रहा, उसको बालन जी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह का आपको एलिगेशंस मधेश के लोग लगाते आ रहे हैं। और काठमांडू की जो जनता है उनमें कुछ एक तबका जो बहुत ही सीमित है, लेकिन वह तबका का मानना है कि बालन शाह का पृष्ठभूमि मधेश से जुड़ा हुआ है, यानी कि मधेसी मूल के वह है। और जब राजनीतिक घटनाक्रम विकसित होती है और बालन जैसे इनर्जेटिक, डायनामिक और लोकप्रिय नेता जब कार्यकारी प्रमुख के लिए आगे आएंगे तो यह संभावना बना रहेगा कि इसको काठमांडू अस्वीकार कर दे, क्योंकि काठमांडू का मनोविज्ञान जब भी मधेश और मधेश पृष्ठभूमि के लोगों को निषेधित करने का रहा है। खास करके कार्यकारी प्रमुख के रूप में मधेसी पृष्ठभूमि से आए बालन शाह को उनका जो वंश का जुड़ाव जो है मधेश के साथ, उसको लेकर के इसको निषेधित करने का। ठीक है, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। मधुरेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल सही तथ्यों को रख रहे हैं कि क्या होगा दरअसल अगला चेहरा और बालन शाह के ऊपर क्यों निगाहें टिकी हुई हैं। तो जाहिर तौर पे आप देखिए, बालन शाह जो है वह युवाओं के इस वक्त सबसे चहेते और अमीर के तौर पे आप देखिए तो अपने आप को स्थापित करके राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल नहीं है मधेश का। नेपाल में एक बड़ी राजनीति चलती है, पहाड़ी वर्सेज मैदानी। जो मैदानी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, मैदान से जुड़े हुए लोग हैं, समतल से इलाके से आने वाले लोग हैं, वो मधेसी कहलाते हैं। और उनको दरअसल जो पहाड़ का राजनीतिक कंट्रोल है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी काठमांडू, पोखरा से लेकर काठमांडू तक का इलाका आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये पहाड़ी इलाका है, हिमालय का ऐसा इलाका है जहां से दरअसल सत्ता की पूंजी चलती है। सत्ता यहीं से दरअसल अपने आप को नेपाल को संचालित करती है। और ये सत्ता का जो हिस्सा है वो दरअसल मैदानी यानी मधेसी इलाकों को सत्ता के शीर्ष पर अभी तक नहीं बिठा पाया है। तो मधेसी वर्सेज आप देखिए पहाड़ी एक जी बड़ा वो दरअसल राइवलरी का रहा है नेपाल में। दूसरी तरफ देखिए तो जो नेपाल की सरकार रही है वो दरअसल अपने आप को कैसे बैलेंस कर पाती है। इस हिमालयन रीजन आप देखिए तो एक तरफ भारत है जिससे बेटी बेटी का रिश्ता रहा है सदियों से, दूसरी तरफ नेपाल में बैठी हुई सरकार जो है आइडियोलॉजिकली वो बीजिंग के करीब रही है। हालांकि बीजिंग से किसी भी तरह के बड़े आर्थिक मदद को हासिल ओली की सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि उसको डर था कि डेब्ट ट्रैप में श्रीलंका की तरफ फंस जाएंगे। लिहाजा ठीक है, मधुरेंद्र ट्विटर पर, एक्स पर जो अब हो चुका है, बालन शाह ने एक पोस्ट किया है। अगर आप उसको थोड़ा हिंदी में सरल शब्दों में समझा सके तो मैं आपका एक बार फिर रुख करूंगा। जितना मैं समझ पा रहा हूं उसको, वो नेपाली भाषा है, उसमें वो जो प्रदर्शनकारी हैं उनको संयमित होने की बात कर रहे हैं, जितना मैं समझ पाया। अनिल कर्ण जी, अगर आप भी उसका मतलब समझा सकें तो प्लीज बताइएगा। लेकिन अंजना का बालन शाह आरंभ से ही प्रदर्शनकारियों को संयमित होने का बात कर रहे हैं। जी बोलिए। यह आंदोलन का आरंभ से ही बालन शाह प्रदर्शनकारियों को संयमित होने के लिए कह रहे हैं। संयमित होते हुए अर्थात शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाने का उन्होंने आग्रह किया। और एक बात मैं बता दूं, मधेसी पृष्ठभूमि बालन शाह पर जितना भी भारी पड़े, लेकिन उनका जो लोकप्रियता है वो अभी शिखर पर है, उच्च है। तो हो सकता है कि नेपाल का जो परंपरागत राज्य सत्ता है या राज्य सत्ता का जो मनोविज्ञान है वो बालन शाह को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए, मजबूर हो जाए। ठीक है। अब जब जिस देश में 65% युवा आबादी
आबादी हो, जिस देश की 50 से 55% आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, और उस सोशल मीडिया के सबसे चहेते नेताओं में से एक बालन शाह, जैसा आप बता रहे हैं, वो हैं, तो आपको लगता है कि स्थितियां हो सकता है इस बार नेपाल की परंपरा से इतर हो जाएं। लेकिन अंजना कार्की, क्या अब नेपाल का जो भविष्य है वो आगे स्थिर होता आपको नजर आता है? अनिल कर्ण साहब, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या अब जो भी नया पीएम होगा उसके बाद नेपाल की स्थितियां सामान्य हो पाएंगी, ये आपको नजर आता है, या यहां से एक मुल्क डीरेल होता नजर आ रहा है, चुनौती यहां से बढ़ती नजर आ रही है नेपाल के सामने? अनिल कर्ण साहब, देखिए, जिस तरह से यह आंदोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया और खास करके प्रदर्शनकारी काफी उग्र और आक्रामक हो गए हैं, और आवेश उत्तेजना का यह शिखर है, और उसके बाद जो पुलिस आरंभ से ही आक्रामक रहा और अभी जो पुलिस प्रतिरोध करने का जद्दोजहद कर रहा है, इससे निश्चित रूप से यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही अस्थिर स्थिर होगा या शांत संयमित रहेगा, यह आकलन करना मूर्खता होगा। और दूसरा बात, अभी तक नेपाल में जो संविधान है वो संविधान निष्क्रिय नहीं हुआ है, तो पहला प्रयास तो यही होगा कि संविधान का जो प्रावधान है उन प्रावधानों के ही भीतर से कोई व्यवस्था को लेकर के कोई विकल्प विकल्प खोजा जाए। यद्यपि इस संविधान अनिल जी, जो राजतंत्र था जिसके पक्ष में कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे कुछ दिन पहले, आप करें कि वो वापस से लागू हो, इसको लेकर भी डिमांड आगे बढ़ सकती है? देखिए, राजतंत्र का जो आवाज है वह सड़कों पे नहीं, बहुत ही मुखर ढंग से नहीं आया, लेकिन यह जो अभी आंदोलन हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से जेएनजी के साथ साथ जो राजतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं, जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पुनर्स्थापित हो, उन लोगों का भी सद्भाव रहा है, सहिष्णुता रहा है और संलग्नता रहा है। तो इस चीज को अस्वीकार किया नहीं जा सकता है कि जब विकल्प खोजी जाएगी, बहुत ढेर सारे विकल्पों पे नेपाल का राजनीति आगे बढ़ेगा, तो उसमें एक विकल्प कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का होगा। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत ही सशक्त ढंग से यह मुद्दा आगे आ पाएगा, यह संभावना बहुत ही कम है। तो स्थितियां बहुत ही आसानी से हो पाए। मधुरेंद्र, और कुछ आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? और जो सवाल मैं अनिल कर्ण जी से पूछ रहा था, हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, हमारा बहुत सदियों पुराना रिश्ता है, क्या नेपाल अब पटरी पर आता नजर आ रहा है इस पूरे गतिरोध के बाद, या यहाँ से चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती हैं जो भी एक्टिंग पीएम बनेगा अब से कुछ घंटे के बाद? 2 घंटे से कम का वक्त बचा है। देखिए, जटिल चुनौती और विषमताओं में फंसा हुआ नेपाल दिखाई दे रहा है, और नेपाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से राजशाही गई तब से लेकर आज तक आप देखिए तो नेपाल खुद को डेमोक्रेटिकली एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, और उसके कई कारण हैं जिसको विस्तार से अब चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो नेपाल के सामने एक बड़ा चैलेंज यह है कि जो नया चेहरा होगा उसको जनता कितना स्वीकार कर पाएगी। जो नया चेहरा होगा वो दरअसल ओली का मुखौटा तो नहीं होगा, जो नया चेहरा होगा वो जनता का विश्वास जीतकर आगे नेपाल को कैसे बढ़ा पाएगा, वो दरअसल चीन और भारत के बीच बैलेंस कैसे कर पाएगा। हालांकि इस वक्त की स्थितियां बेहतर है, इस समिट के बाद जिस तरह से भारत और चीन के समीकरण है कि वो अपने को बैलेंस कर सकता है। लेकिन क्या नेपाल का अगला प्रधानमंत्री जो है वो ओली की परिपाटी पर चलेगा, यानी पहले बीजिंग जाएगा, या फिर ओली से प्रवर्ती प्रधानमंत्री की परिपाटी पर चलेगा, यानी पहले दिल्ली आएगा? तो ये तमाम ऐसे घरेलू और खासतौर पर आप देखिए तो पड़ोसी मुल्कों के साथ समीकरण जो है वो नेपाल के अपनी स्थिरता के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि नेपाल में भारत विरोधी इतना जहर बोया गया है, जिसके कारण आप देखिए तो ओली ने अपनी सत्ता को संचालित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, चाहे रिपब्लिक का मुद्दा हो या इंडिया सेंटीमेंट हो, वो सारे दाव खेले, लेकिन खुद की विफलता उन पर इतनी भारी पड़ी कि उनकी जनता ने उनको आज उखाड़ फेंका। तो ऐसे मुद्दे उठाकर अपनी सत्ता को कोई भी नेपाल का अगला शासक जो है वो संरक्षित नहीं कर सकता। अनिल कर्ण साहब, अब केपी ओली का भविष्य क्या आपको नजर आता है? क्या वो काठमांडू में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, या जो अब से कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि देश छोड़कर भाग सकते हैं, दुबई जाने की फिराक में है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? अनिल कर्ण साहब, आप हेलीकॉप्टर का आवाज सुन रहे हैं, यहाँ पे नेपाली सेना हवाई गश्ती को निरंतरता दे रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि जितने भी प्रभावशाली, कल तक जो प्रभावशाली थे, कल तक जो शक्तिशाली थे, उन राजनीतिक कर्मियों को, राजनीतिक व्यक्तित्व को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त नेपाल के अब तो निवर्तमान प्रधानमंत्री कहने से होगा, क्योंकि राजीनामा केपी ओली ने कर दिया है, तो उनको भी सेना का सुरक्षित घेरा में रखा गया है। और केपी ओली का जो प्रभाव था, जो लोकप्रियता था, या केपी ओली का जो पहुंच पकड़ था, वो करीब करीब निस्तेज हो चुका है।
और केपी ओली तत्काल पुनर्स्थापित होंगे, इस तरह का कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। तो निश्चित रूप से उनके लिए खास करके जीवन रक्षा को लेकर के उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प निर्वासन ही होगा। अब इस बात पे आपको निर्भर करता है कि भारत उनको निर्वासित होने के लिए अपना आकाश मार्ग देता है या नहीं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बड़ी अहम बात आपने कही है यहाँ पर कि भारत उनको आकाश मार्ग देता है या नहीं देता है निर्वासित होने के लिए। लेकिन अनिल कर्ण साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे केपी ओली, अगर मैं सही हूँ तो कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ हो गई केपी ओली से? करप्शन या युवाओं की समस्या को एड्रेस ना कर पाना? देखिए, भ्रष्टाचार अनियमितता का सवाल शुरू से ही रहा है। यह पंचायत कालखंड में भी रहा है, यह आपको बहुदलीय व्यवस्था में भी रहा है, गणतंत्र काल में भी रहा है। तो करप्शन अनियमितताओं के साथ तो युवाओं का संघर्ष लगभग जारी ही था। साथ साथ केपी ओली जब सत्ता में आए तो उनमें एक अधिक का अहंकार हो गया। उस अहंकार को उन्होंने राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया। जी, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं काठमांडू का महाराजगंज क्षेत्र में हूँ। महाराजगंज क्षेत्र में अनिल कर्ण साहब, एक माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ कि देखिए, जब किसी मुल्क में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उतरता है तो किस तरीके के हालात होते हैं। जरा ये तस्वीर बाकी तमाम नेताओं को भी पूरी दुनिया के देखना समझना बेहद जरूरी है। जो शख्स आपको लात खाते हुए नजर आ रहा है, जो घूंसे खाते हुए नजर आ रहा है, जिसकी शर्ट के बटन टूटे हुए हैं, जो अधनंगी अवस्था में भागता हुआ अपनी जिंदगी को बचाता हुआ नजर आ रहा है, ये अब से कुछ देर पहले तक नेपाल का गृह मंत्री था। ये शख्स नेपाल का वित्त मंत्री था, जिस पर देखिए चलती हुई जो भीड़ है वो लात घूंसे बरसा रही है और एक शख्स किसी तरीके से इसकी जिंदगी को बचाकर सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। जनता का गुस्सा जब सड़कों पर उतरता है तो किस तरीके से नेताओं की जान पर बनाती है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। नेपाल के एक मंत्री को किस तरीके से लात घूंसों से पीटकर उसको पीटा जा रहा है और उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि यही वो मंत्री थे जिनके फैसले लिए गए होंगे जिसके बाद नेपो किड सोशल मीडिया में नेपाल में सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ, नेपाल के आम युवाओं की नाराज़गी का एक बड़ा हिस्सा बना। यही वो वित्त मंत्री रहे होंगे जिनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए गए होंगे जिसके चलते पूरी केपी शर्मा ओली सरकार पर करप्शन के आरोप लगते गए, गंभीर से गंभीर आरोप लगते गए। और यही वो मंत्री रहे होंगे जिनके फैसलों के चलते अब एक जो मुल्क है उसके भविष्य पर सवाल खड़ा हो रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।